नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे श्रीलंका की, श्रीलंका के हालात की। दरअसल श्रीलंका में संग्राम देखने को मिल रहा है और आवाम सड़कों पर आ गई है। श्रीलंका में हालात इतने कैसे बिगड़ गए? आखिर श्रीलंका में ईंधन की कमी इतनी कैसे हो गई? ये सवाल बड़ा है। श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाने के पीछे कौन है, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में हैं वो अपने आप में खुद ब खुद सवाल बने हुए हैं। और इस बीच जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई थी और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उस जानकारी में ये सामने आ रहा है कि अब उस बैठक में पीएम रानिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे दोनों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। साफ तौर पर यह मांग की गई है कि दोनों अपने पद से इस्तीफा दें और अगर ऐसा होता है तो इन हालात में जो स्पीकर होते हैं वो अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे और 1 महीने के अंदर जो नया राष्ट्रपति है वो चुनना होगा, यानी कि श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनेगी। और अब जब इस पर आधिकारिक तौर पर मुहर लग जाएगी, उसके बाद इस खबर के सामने आने के बाद श्रीलंका की जनता का किस तरह का रुझान देखने को मिलता है, क्या जनता मानेगी? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसी श्रीलंका में यह कह दिया गया था कि आप सोमवार से दफ्तर मत आइए, स्कूल बंद रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि ईंधन की भारी कमी हो गई है, जिसका असर श्रीलंका पर इस तरह पड़ रहा है कि आर्थिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा सभी मुद्दों पर बारीकी से करेंगे। श्रीलंका को इन हालात तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर ज्यादा विशेष फोकस रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर इस देश का विकास कैसे होगा। इस देश से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। हालांकि श्रीलंका अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इतना कमजोर कभी नहीं था। 1948 में आजादी मिली थी, उसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि श्रीलंका में जिस तरह से पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिस तरह से खेती की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में श्रीलंका अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तेजी से उभरता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ जाल में श्रीलंका ऐसा फंसा कि उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई। वो तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये 6 तस्वीरें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। गोटाबाया बोले बाय बाय, श्रीलंका में हाय हाय। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। पेट्रोल पंप के बाहर सेना के जवान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और अगर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे तो फिर सरकार के नियंत्रण में कितना देश है, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। तीसरी तस्वीर क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला खेला जा रहा था। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था। मैच में तो श्रीलंका की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जो देश है उसकी स्थिति डामाडोल हो चुकी है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ट्रेनों को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा है। ट्रेन में प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ट्रेन के अंदर बैठकर हाथ में बाकायदा आप श्रीलंका का झंडा भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगली तस्वीर में हाथों में काले झंडे नजर आपको आएंगे। इसके अलावा वहां पर लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। और आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सड़कों पर प्रदर्शनकारी किस तरह से भीड़, आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि लोगों पर क्या बीत रही होगी। एक आंकलन यह भी कह रहा है कि जो श्रीलंका के 10 परिवार हैं उनमें से 3 परिवार ऐसे हैं जिनको यह पता नहीं है कि अगली बेला पर उनके खाने का इंतजाम कैसे होगा। जब आप लोगों को कहेंगे कि आप सोमवार से सरकारी दफ्तर मत आइए, हालात खराब हैं, स्कूल आप बंद कर देंगे, तो फिर लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या हालात होंगे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये कुछ और तस्वीरें जो हम आपको बड़े फ्रेम में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बता रही हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुसे हैं और स्विमिंग पूल में जो ये प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको कुछ अफगानिस्तान की तस्वीरें जरूर आपके जहन में कौंध रही होंगी। आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाके संसद भवन तक पहुंचे थे तो उसके बाद वहां पर किस तरह से
कूदते हुए नजर आ रहे थे, इसके अलावा जब झूलों पर झूलते हुए नजर आ रहे थे, और उसी तरह से स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों की मस्ती आप देख लीजिए। ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। दो तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला चल रहा था, जो अभी भी हालांकि उस मुकाबले पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे हैं, उसके बाद क्या इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ा फैसला ले सकता है? इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपको पैट कमिंस का एक ट्वीट जरूर याद आ रहा होगा। पैट कमिंस ने ट्वीट किया था, डिनर कर रहे थे, लाइट चली गई थी, तो उन्होंने फोटो ट्वीट की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद और दुआ मैं भगवान से यही करता हूं कि जो श्रीलंका के हालात हैं वो सुधरेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीड़ अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। प्रेसिडेंटियल सेक्रेटेरिएट के बाहर जिस तरह से भीड़ जुटी हुई है और जिसके बाद ये अंदर तक पहुंची है, लोगों की संख्या आप देखिए। इतने लोग सड़क पर उतर आए हैं तो फिर वजह बड़ी जरूर होगी, और उसी वजह के बारे में, उस वजह के पीछे के कारणों के बारे में आज बारीकी से न्यूज रूम लाइव में हम पड़ताल करेंगे। सड़कों पर तो लोगों की जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, इसके अलावा अपडेट यह भी है कि जो श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या, जिनकी बल्लेबाजी अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देती थी, वो भी अब प्रदर्शन करने को मजबूर है। प्रदर्शनकारियों के साथ उन्हें स्पॉट किया गया है। कुछ ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका में बिगड़े हालात क्यों हैं? फर्टिलाइजर्स पर पिछले साल सरकार ने बैन लगाया था, आपको याद दिला दें, जिसकी वजह से खेती पर प्रभाव पड़ा है। टूरिज्म सेक्टर की कोरोना की वजह से बुरी हालत हुई है, यह भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। पर्यटन पर बहुत कुछ श्रीलंका का निर्भर करता था, अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ा है। अगर विदेशी कर्ज के आंकड़ों को आप देखेंगे, किस तरह से चीन से कर्ज लिया है, IMF से कर्ज लिया है, तो वो भी एक बड़ा कारण बनता हुआ नजर आया है। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 70% तक विदेशी मुद्रा भंडार गिर चुका है, जिसकी वजह से आज श्रीलंका यहां पर पहुंच चुका है। और आयात पर ज्यादा निर्भरता, आयात पर निर्भरता किस वजह से बढ़ी? खेती को आपने बर्बाद कर दिया। आप खेती का जो सामान, जो आप उपज है आपकी, उसको आप निर्यात नहीं कर रहे हैं, और जब आपको उन चीजों की जरूरत पड़ती है तो फिर आपको उन्हें आयात ही करना पड़ता है। श्रीलंका में महंगाई की मार से परेशान जनता सड़कों पर उतरी है, जनता प्रदर्शन कर रही है, संग्राम देखने को मिल रहा है। 2 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोग जख्मी हो गए हैं, यह जानकारी मिल रही है, लेकिन अब आंकड़ा बड़ा है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने उसके बाद आपात बैठक भी बुलाई थी, उससे जुड़ी अपडेट भी हमने आपको दी है। उसके अलावा श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना SLPP के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति से तत्काल इस्तीफे की मांग भी की है कि राष्ट्रपति साहब आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं संभल रहा है। यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब यह भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की मांग बैठक में की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आधिकारिक आवास छोड़कर भाग चुके हैं। 11 मई को आपको याद दिला दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे परिवार के साथ भाग गए थे। उस दिन भी हमने बारीकी से पड़ताल की थी। पार्टी नेताओं के बीच बैठक में जो बातचीत होगी वो जनता को बताया जाएगा, जनता से कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, ये PM रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था। इसके अलावा गोटाबाया राजपक्षे ये कह रहे हैं कि जो भी आपात बैठक में फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा, क्योंकि हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी राष्ट्रपति भवन में, स्विमिंग पूल में नहाते हुए किस तरह से प्रदर्शनकारी नजर आए थे। 13 घंटे की रोजाना बिजली कटौती, श्रीलंका में संग्राम क्यों है उसकी वजह आपको बता रहे हैं। 13 घंटे की रोजाना बिजली कटौती हो रही है। श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 अरब ही बचे हुए हैं और पूरा देश संभालने की जिम्मेदारी है। बची है सिर्फ 17.5 हजार करोड़ की देशी मुद्रा, इसमें भी कमी है। ईंधन आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी देखने को मिल रही है, यानी कि जितनी विदेशी मुद्रा ईंधन के आयात के लिए चाहिए वो नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं और दाने दाने को जनता मुहताज हो चुकी है। ईंधन और दवाओं की कमी से श्रीलंका जूझ रहा है, यानी कि जो बेसिक नीड हैं वो परेशानी खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। श्रीलंका पर $51 अरब के कर्ज का बोझ भी है और यह बोझ श्रीलंका को पूरी तरह से दबाता हुआ नजर आ रहा है।
इस कर्ज के जाल में श्रीलंका कुछ इस तरह फंस चुका है कि इससे उबर पाना श्रीलंका के लिए बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से जनता सड़कों पर खड़ी नजर आ रही है, जिस तरह से जनता प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को आपात बैठक बुलानी पड़ रही है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका का भविष्य क्या होगा? श्रीलंका इन हालात से उभरेगा कैसे? क्या श्रीलंका के लिए कोई दूसरा रास्ता बचा हुआ है? मानवीय मदद की बात की जाती है, क्या वो देश जो श्रीलंका की मदद को लेकर के, श्रीलंका के दोस्त बनने को लेकर के बड़े बड़े वादे करते थे, क्या वो देश आगे आएंगे? क्योंकि अब श्रीलंका को मदद की जरूरत बेहद ज्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो कमी हो रही है, जो जनता दाने दाने को मोहताज नजर आ रही है, उस जनता को जो जरूरतें हैं उस जनता की, उन जरूरतों को पूरा कैसे किया जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जनता की जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो जनता सड़कों पर ही उतरेगी। अगर आप जनता को रोजगार नहीं देंगे, जनता के पास जिसके पास रोजगार है भी वो छीन लेंगे, तो फिर जनता को खाली घरों में बैठने से बढ़िया सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। कुछ सोशल मीडिया पर भी उबाल देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अब यह मुद्दा टॉप ट्रेंड कर रहा है, प्रतिक्रियाएं लोगों की आनी शुरू हो चुकी हैं। जिम्मेवार कौन है? क्या श्रीलंका का शासन, श्रीलंका की सरकार जिम्मेदार है, या फिर श्रीलंका की सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसकी वजह से श्रीलंका यहां तक पहुंचा है? बारीकी से पड़ताल करेंगे। हमारे सहयोगी जुबैर के पास सबसे पहले जाएंगे। जुबैर, जिस तरह से श्रीलंका में हालात हैं, परेशान करने वाले हैं, और एक देश से जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो यह तस्वीर अपने आप में एक सवाल बन जाती है, और इस सवाल का जवाब अगर श्रीलंका को ढूंढना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन मेहनत करने से पहले जनता को रोकना होगा। क्या कुछ ताजा अपडेट आ रही है, और जो मुकाबला खेला जा रहा था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्या उसे लेकर के भी किसी तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा है, इस मैच के बीच ही प्रदर्शनकारी स्टेडियम में पहुंच गए। गाली स्टेडियम में पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उस फोर्ट पे पहुंच गए जहां फोर्ट पे चढ़ने के लिए भी मना किया जाता है। इस बीच में यह देखा गया कि प्रदर्शनकारी सीधा से तौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से उनका गुस्सा है, साफ तौर पर, क्योंकि उन्होंने स्टेडियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कुछ ऐसा होता कि प्रदर्शनकारी स्टेडियम पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं या तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, तो इस बीच मैच को रद्द किया जा सकता था। लेकिन मैच अभी भी बरकरार है। 184 रन श्रीलंका की टीम बना चुकी है, अपने 2 विकेट खो चुकी है, और इस बीच वो ऑस्ट्रेलिया टीम को कड़ी टक्कर दिख रही है। लेकिन इस बीच ही प्रदर्शनकारी देखने को मिल रहे हैं कि श्रीलंका की सड़कों पर गृह युद्ध की आग लगी हुई है। जगह जगह सड़कों पर आगजनी फैली हुई है। यहां तक कि राष्ट्रपति के आवास पर भी कब्जा कर चुके हैं लोग। उनके, आप वीडियो में खासतौर से देखा होगा आपने, वीडियो में स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बेड पर लेटते हुए नजर आ रहे हैं, और बाहर इतनी भीड़ है कि उनके आवास के बाहर कोई भी सेना का बंदोबस्त, सब फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि असल में इस हालात को देखते हुए अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो खुद पूर्व क्रिकेटर हमारे सनत जयसूर्या आवाम के साथ दिखे, प्रदर्शनकारियों के साथ दिखे, और वो खुद कहते हुए दिखे, अपने ट्वीट में भी उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जनता के साथ हूं और जनता बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना प्रदर्शन जारी रखे, जल्द ही हम जीत का जश्न मनाएंगे। खुद वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। जिस तरीके की भी प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं, वो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वो अपने प्रधानमंत्री से गुस्सा है, अपने राष्ट्रपति से गुस्सा है, राष्ट्रपति से भी गुस्सा है, और प्रधानमंत्री आपात बैठक कर रहे हैं। आपात बैठक में साफ तौर पे सामने ये आया है कि या तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वो जानकारी हमने दी है। तो कहीं ना कहीं अब स्पीकर जो है वो अंतिम राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिवाकर जी, एक देश से जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं चिंता पूरी दुनिया के माथे पर उभरती है, खासतौर पर उन देशों के माथे पर उभरती है जो श्रीलंका के मित्र देश हैं। भारत की ओर से भी मदद की बात कही गई है, लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में पैदा हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से क्या बात बन पाएगी? क्योंकि प्रदर्शन तो रास्ता नहीं है। चलिए, आप सनत जयसूर्या की बात जुबैर ने की कि हम जीत का जश्न मनाएंगे। जश्न किस बात का मनाएंगे? आप अगर सरकार को गिरा भी देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब जो नई सरकार बनेगी उसको भी ऐसे फैसले लेने होंगे ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौट सके, ईंधन की कमी को पूरा किया जा सके। कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है जिससे श्रीलंका जो है उबर पाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल सोहन आपने किया है, और जैसा कि अभी जुबैर बता रहे थे, देखिए टॉप ट्रेंड ट्विटर में इस समय श्रीलंका की ये हालात हैं जो पिछले 8 घंटों में बने हैं। आपने एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सवाल किया कि आपात बैठक बुलाई गई। देखिए, अब किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति के हाथ में ये रह नहीं गया है, इसलिए एक मिलीजुली सरकार बननी है। और मिलीजुली सरकार इन परिस्थितियों में सोहन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सभी पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर एकमात्र समस्या है कि आम आदमी के रोजमर्रा के जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ईंधन खत्म है, दूध और इन तमाम जो जरूरी वस्तुएं हैं जो सुबह उठने के बाद आदमी के लिए जरूरत होती है, ऑफिस वो जा नहीं पा रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के रोजमर्रा का जो जीवन यापन है वो बिल्कुल बहुत ही मुश्किलों भरा हो जा रहा है। ऐसे में विपक्ष की एक मांग है, सरकार के भी सामने समस्याएं हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कितना विदेशी कर्ज है, एक ही मात्र बचता है कि आईएमएफ जो है वो लोनिंग करे। अब वो लोनिंग करने के पीछे एक पूरा माहौल बनाना होगा। अकेले श्रीलंका, सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि आईएमएफ से पहले ही इतना कर्ज ले चुके हैं, अब आईएमएफ वही से बात उसी बात पर सोहन आ रहा था कि चूंकि कर्ज इतना ज्यादा, और कर्ज लेने के बाद क्या है, इनकी साख घट गई है, इनका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो श्रीलंका की मुद्रा है उसका बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हो गया है, और जो कोरोना के बाद इनका जो मूल व्यवसाय था वो खत्म हो चुका, जो कि आप जानते हैं पर्यटन से है। और ऐसे में चीन ने ज्यादा कर्ज दे दिया है और वो कर्ज पर कोई सहूलियत नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से भारत सरकार जो है वो सहायता भी पहुंचा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। कुछ और देश भी आए हैं, बांग्लादेश भी आया है। कुल मिलाकर के जो आपने मिलीजुली सरकार की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बनाई जाती है, ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो एक मांग होती है, एक जगह आकर के सब एक मुद्दे पर, जैसे आप समझिए सीएमपी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में, किसी भी आपात स्थिति में सीएमपी का निर्माण होगा, क्योंकि उस पर भी होगी कि भैया चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, जब वो सरकार का पार्ट हो गया तो न कोई विपक्ष न कोई, सब कुछ एक सरकार, और एक सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसी पे काम करना होगा। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये होगा कि भैया आपको इतना लोन लेना है, ये सारी चीजें जो है वो टैक्स है, टैक्स की वसूली आपको किस तरीके से करना है, और अपनी साख को बचाने के लिए, अपने खर्च को कम करने के लिए आपको राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के अधिकारियों के खर्चों में किस तरह से कटौती की जा रही है। तो जैसा कि अभी हम विजुअल्स भी देख रहे हैं सोहन, चूंकि हम स्क्रीन पर भी विजुअल दिखा सकते हैं कि ये नाराजगी का ही वो नजारा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में पूरी भीड़ एंट्री करती है और वहां पर स्विमिंग पूल में नहाते हैं, वो झूमर और ये सब लटके हुए हैं उसको वो देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमारे इनपुट सहयोगी हैं, कुछ इनपुट्स उनसे भी आप लीजिए, इतने महत्वपूर्ण जानकारी अभी वो दे रहे थे कि किस तरीके से वहां का जो एक कॉमन रसोई है उसमें वो एंट्री होती है, तो लोग देख करके वो हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना सामान यहां पर इकट्ठा है। जैसा कि उनका जहां पर वो ड्राइवर्स खड़े होते हैं, उनकी जो गाड़ियां होती है राष्ट्रपति भवन के जो फ्लीट्स हैं, उनमें एक से एक महंगी गाड़ियां। अब इससे बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा देश जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, रोजमर्रा का जीवन उसके लिए दूभर हो रहा है। उन परिस्थितियों में जो नाराजगी है, जो उबाल है, इसके लिए एक मिलीजुली सरकार की घोषणा करनी होगी। और उस मिलीजुली सरकार की घोषणा में सीधे सीधे अब स्पीकर पर बहुत बड़ा मामला आता है, क्योंकि संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के तहत ही सारी कार्रवाई की जाएगी। जो भी काम होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेगा और जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। आपने सर्वदलीय जानकारी सोहन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि जुबैर से हम ये जानना चाहते हैं। जुबैर, जैसे कि आप एक बार स्क्रीन पर जरूर आए, क्योंकि जिस तरीके से सोहन और आपकी बातचीत हो रही थी, क्योंकि श्रीलंका का जो ये मैच है वो इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कम से कम 10 से 12 देशों में किस तरीके से क्रिकेट का कोई माहौल, किस तरीके से उसको फैलाया जाता है। और इसी दौरान जिस तरह से भीड़ एंट्री करती है, और सनत जयसूर्या और उनके बैट्समैन है, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूं, हाँ जी, तो इस तरीके से इन लोगों का बयान देना, खिलाड़ियों का, क्योंकि हमारे कुछ देश में और खास करके एशिया के जो देश जो क्रिकेट खेलते हैं जुबैर, उसमें सोहन आप भी सहमत होंगे कि क्रिकेट में आप दोनों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का एक साथ इस तरह का बयान देना श्रीलंका के आंतरिक हालात में एक लोगों में उबाल तो लाया ही लाया है, पूरी दुनिया में श्रीलंका की समस्या इतनी प्रभावी तौर पर मुझे लगता है कि फैल गई है। और क्या ताजा अपडेट है? इससे पहले मैच, वनडे मैच जो श्रीलंका में खेला गया था, उस वनडे मैच में भी ज्यादातर समर्थक, श्रीलंका के अपने खुद के लोग वहां ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू लिख रहे थे अपने बैनर्स और बोर्ड्स पे, ये दिख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू बोल रहे थे। ये उनका ये कहना था कि अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया हमारे श्रीलंका में आया और मैच खेलने के लिए राजी हुआ। ज्यादातर लोग उनसे खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ आया। इससे पहले भी ज्यादातर आपने देखा होगा जिस वक्त 11 मई को महिंदा राजपक्षे
देश छोड़ के भागे थे, तो उस वक्त भी महिला जयवर्धने ने बयान दिया था और अपने ट्वीट से प्रदर्शनकारियों का समर्थन में उतरे थे। और इस वक्त खुद आपने देखा है कि आज खुद सनत जयसूर्या रोड पे प्रदर्शनकारियों के साथ दिखे। तो इस तरीके के बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े लोगों के प्रदर्शनकारियों के साथ आना एक जरूर इस तौर पर इशारा करता है कि इन जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जितने भी लोग इस आवाज को उठा रहे हैं कि उनकी आवाज जायज है, और इस बात का सारे जितने भी श्रीलंका के अच्छे लोग यहाँ पर एक बात ये बात समझनी होगी कि जब किसी देश में इस तरह के हालात होते हैं तो ऐसे में क्रिकेट किस तरह से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकता है, ये कोशिश सीरीज शुरू होने से पहले की गई थी। ये माना जा रहा था कि जब श्रीलंका में इस तरह के हालात है, क्योंकि ये हालात नए नहीं हैं। इससे पहले हमने 11 मई को जो इससे पहले महिंदा राजपक्षे थे उनको भागते हुए भी देखा था। श्रीलंका में ये हालात नहीं है और उम्मीद जताई जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जब राजी हुआ था तो इस बात की उम्मीद भी बेहद कम थी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए मानेगा, ऑस्ट्रेलिया ये इस टूर को करेगा। लेकिन उसके बावजूद पैट कमिंस ने और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने जो है वो बड़ा दिल दिखाया था, यहाँ पर आए थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो इसलिए ये पहल की गई थी। वापस मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा क्रिकेट को छोड़ करके। आपने सर्वदलीय सरकार की बात कही, चलिए आपने सर्वदलीय सरकार बना ली, विपक्ष को जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं आपने उनको भी शांत कर दिया, लेकिन क्या ये पूरी तरह से समाधान माना जा सकता है? क्योंकि एक स्थायी सरकार की जरूरत तो कहीं ना कहीं से श्रीलंका को पड़ेगी ही। मेरा सवाल ये इसलिए अहम है क्योंकि अगर आप सरकार बना लेते हैं तो उसके बाद आपके फैसलों पर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति निर्भर करेगी। आपको कर्ज के जाल से किस तरह से उबरना है उस आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। और ऐसे में जितने कर्ज जाल में श्रीलंका फंसा हुआ है उस कर्ज जाल से उबरने के लिए ही श्रीलंका को बड़ा वक्त लग जाएगा। पर्यटन की जो अपार संभावनाएं आप कोरोना काल की वजह से आपकी पटरी से खिसकती हुई नजर आई थी, उनको किस तरह से आपने ऊपर लेकर आना है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना होगा। तो अब ऐसे में मेरा सवाल यह है कि वो कौन से बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं जो श्रीलंका को अब इस हालात से उबार सकते हैं, ये मैं आपसे जानना। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक सार्क तो खैर अब उसका कोई प्रसंगहीन हो चुका है, लेकिन भारत बांग्लादेश जैसे देश अगर सामने आए और साथ ही साथ आईएमएफ के लिए एक माहौल बनाया जाए, तो जुबैर आप रहिए क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। उसमें एक अगर ये माहौल बनाया जाए तो उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सोहन, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि कोई भी देश की किसी भी देश की सरकार तभी चलती है जब वहां पर स्थायित्व हो, और स्थायित्व के लिए जरूरी है चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे सरकार है, तो इसलिए कोई मिलीजुली सरकार है उस सरकार को भी स्थायित्व देना भारत की बहुत बड़ी जरूरत है। ये जरूरत है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर चीन अपने हिसाब से अपने गेम को प्ले करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आईएमएफ जो है वो अपने यहां से लोन देने की तैयारी करे, और उसके पीछे अब श्रीलंका के साथ कुछ देश साथी के तौर पर, उसका सहयोगी के तौर पर आए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जैसा कि जुबैर अभी कर रहे थे, और सोहन चूंकि आप भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें यह है कि जिस तरीके से सनत जयसूर्या और कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं, ये खिलाड़ी भी अब हो सकता है कि उन सर्वदलीय बैठक में शामिल हों और इनकी भी भूमिका सुनिश्चित की जाए। हो सकता है कि सरकार के में कोई अंग में ये भी एक पार्टिसिपेशन करें, और हो सकता है इनको भी किसी का प्रभार दिया जाए, किसी काम का, किसी मंत्रालय का। क्योंकि देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गेम है जिसके लोग जो होते हैं ना वो एक राजनयिक की भूमिका में होते हैं। सनत जयसूर्या का इस तरीके से जनता के साथ आना और जनता की समस्याओं से जुड़ना, हो सकता है कि उनका एक राजनीतिक जीवन भी अब शुरू हो जाए। जुबैर क्या लग रहा है आपको? वो इसलिए भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में है। असल में श्रीलंका की आबादी पर अगर नजर डालें तो श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा की बताई जाती है, लेकिन इस बीच 60 लाख ऐसे लोग हैं जो भुखमरी के नीचे पहुंच चुके हैं, भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात यह है, श्रीलंका के में इतनी आग, गृह युद्ध की आग, ये जो जगह जगह सड़क पर जल रहे हैं, इस वजह से भी देखने को मिल रही है कि श्रीलंका में ये अनुमान लगाया गया है कि 10 लोगों में से 3 परिवार ऐसे होते हैं जो अपने अगले खाना, जो उनका अगला खाने का टाइम होता है, उसके लिए उनको सोचना पड़ता है और उनको किसी पे निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके अगले टाइम का खाना उन्हें मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 60 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार के नीचे पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि इन सभी लोगों पर ये सारी चीजें मुहैया कराना, सारी जरूरत के सामान उनको मुहैया कराना, ये आने वाली सरकार पर ये बड़ी चुनौती। बिल्कुल, सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी रहेंगी और कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से उबरना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। कुछ और सहयोगी भी हैं। सर, आपको रोकूंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, उससे पहले कुछ और इस बारे में इनपुट सहयोगी से कुछ नई जानकारी, कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं। वो एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सर्वदलीय बैठक में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम कुछ बातें रख रहे थे, शायद वो अब एक्टिवेट मोड में आ गया है। ठीक है, उसको लेकर के भी मैं अपने इनपुट सहयोगी का रुख जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस
पर भी नजर दौड़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें श्रीलंका पर टिकी हुई हैं और श्रीलंका में क्या चल रहा है इस पर दुनिया के तमाम देशों से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विश्वनाथ सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और विश्वनाथ, जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है, कमेंट लोग कर रहे हैं, सरकार को कोई निशाने पर ले रहा है, कोई कह रहा है कि इस तरह का प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक देश में जायज नहीं है। किस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं? सोशल मीडिया की अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पे श्रीलंका क्राइसिस की खबर जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रही है और कई न्यूज़ वेबसाइट पे और चैनल जो हैं वो भी दिखा रहे हैं। और ये मतलब यूट्यूब ट्विटर पे मतलब ट्रेंडिंग पे चल रही है और इस पे कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के हालात हैं वो बेहद दयनीय बने हुए नजर आ रहे हैं और इससे उबारने की चुनौती जरूर है। उन फैक्टर्स पर भी जरूर रुख करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी का रुख मैं अभी तो नहीं लेकिन थोड़ी देर में जरूर करूंगा, क्योंकि इसके पीछे जो चीन के कर्जजाल की बात है उस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। हमारी सहयोगी सपना वर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो आपात बैठक बुलाई गई है उस पर लगातार नजर बनाए हुई हैं और आपात बैठक में किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामिंग की बात जो दिवाकर विक्रम सिंह जी ने हमसे कही थी, क्या वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ अपडेट आपात बैठक को लेकर के? देखिए, जो ये आपात बैठक हुई है सोहन, वो जूम मीटिंग के जरिए हुई है, तत्काल रूप से आपात बैठक की गई है। इस आपात बैठक में जो है पीएम के और साथ ही साथ राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग जो है लगातार तेजी से उठ रही है। इस पे जो है राष्ट्रपति की ओर से तो प्रतिक्रिया आई है कि वो पार्टी का सम्मान करेंगे और इस्तीफा दे देंगे, मगर बात की जाए अगर पीएम की तो उन्होंने फिलहाल इस्तीफे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनकी तरफ से जो है इस्तीफे को लेकर मनाही की गई है। और वही बात की जाए अगर इसको लेकर तो स्पीकर जो है अभी फिलहाल के लिए जो है कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे और अभी कार्यवाहक रूप से है, मतलब अभी अब पूरा शासन प्रशासन देखेंगे तो किस तरीके से हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। और एक तरफ जहां पर राजपक्षे का बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सम्मान करूंगा, उनके फैसले को मानूंगा, वहीं पीएम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि रानिल विक्रमसिंघे से भी इस्तीफे की मांग की गई है। हमारे सहयोगी शोएब खान जी भी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। शोएब जी, रानिल विक्रमसिंघे ने तो कह दिया कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं देने वाला, आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जुबैर पीछे से चिल्ला रहे हैं कि नई अपडेट है। जुबैर, आपके पास जल्द आऊंगा उस नई अपडेट को लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे बात करना बेहद जरूरी है। रानिल विक्रमसिंघे मान नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसे में जो सर्वदलीय सरकार की बात कही जा रही है, क्या उसकी संभावनाएं अभी भी बनती हुई नजर आ रही हैं अगर रानिल विक्रमसिंघे मना कर देते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? देखो सोहन, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज बैठक ली है प्रधानमंत्री ने और उसमें जो डिसीजन लिए हैं, एक तरफ राष्ट्रपति जो है कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इधर बैठक ली गई है। जो इसमें बेहतर ये है जो श्रीलंका के लिए कि सीएमपी जो बनेगा उसी से ही उनको आगे पब्लिक को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है। सन 48 में श्रीलंका ब्रिटेन से आज़ादी लेके आया था, उसके बाद सन 74 साल बाद जो वहाँ आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो राष्ट्रपति के जो थे उनके अपने फैसले इतने गलत हुआ करते थे, जिसकी वजह जिसमें उन फैसलों पर आऊंगा। इससे पहले जुबैर का मैं रुख कर लेता हूं, उन फैसलों पर भी आऊंगा। वो बड़ी वजह कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से श्रीलंका इन हालात में पहुंचा है? जुबैर, आप बता रहे थे कोई अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है? ये अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अब अपने इस्तीफे के लिए मंजूरी दे दी है। वो बोल रहे हैं कि अब वो अपना इस्तीफा दे देंगे। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं, ये बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। सपना वर्मा ने हमें ये बताया था कि रानिल विक्रमसिंघे मना कर रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और अब एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। घोषणा कर दी गई है क्या शोएब जी? नहीं, अभी घोषणा नहीं, जो बैठक हुई थी इसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है अब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि कब देते हैं या फिर राष्ट्रपति वाली स्थिति कहीं ये भी ना ला दें। और इसमें सबसे हम आपको बता देंगे जो सबसे बड़ा कारण है इस आर्थिक स्थिति पैदा होने के लिए, वो सबसे बड़ा चाइना है। चाइना का जो वहाँ से कर्ज लिया गया है, जिसकी वजह से उसने
इन्हें बर्बाद कर दिया। और मेन रीज़न जो हैगा 5 बड़े कारण थे। चाइना है, आर्थिक कुप्रबंधन भी है, महामारी भी है, पर्यटन का इनका जो कोरोना महामारी चली थी उसकी वजह से पर्यटन सारा ख़त्म हो गया है, और आयात प्रबंधन में भी इनको जो हैगा को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि रासायनिक खाद वगैरह जो थी वो इन्होंने बिल्कुल उसमें बंद कर दी थी, प्रतिबंध लगा दिया, जिससे फसलों पर भी असर पड़ा। अब आप देखिए सबसे बड़े जो गेल फेस में प्रदर्शन आज विरोधियों द्वारा बुलाया गया था, उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एक पूर्व मंत्री जब जाते हैं तो वहाँ पब्लिक इतनी हिंसक थी कि उन पूर्व मंत्री की पिटाई भी कर दी। और राष्ट्रपति भवन में जिस वक्त वह ये लोग पहुंचते हैं, वहां से ये खबर मिलते ही जो गोटाबाया थे वो पीछे से निकल जाते हैं, और उसको जो प्रदर्शनकारी जब वहां पर पहुंचते हैं और उनकी पुलिस से झड़प भी होती है, लेकिन भीड़ इतनी हिंसक हो चुकी थी कि वहाँ से जो पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से हटना पड़ा। आप देखिए कि वहाँ का जो प्रॉब्लम क्राइसिस जो चल रही है, और जो लोग भुखमरी की कगार पर हैं, वेतन वहाँ नहीं मिल रहा है, स्कूल वहाँ मिल रहे हैं, खाद्य सामग्री वहाँ के लोगों ने मिल रही है। आज जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसते हैं और जहाँ वहाँ का जो कैंटीन है उसमें खाना देख के इस तरीके से टूटे हैं कि आप ये समझिए ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को कई दिनों से खाना मिला नहीं है। हम आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाते हैं, अभी देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि इस वीडियो पर जरा फोकस कीजिए, आप इस वीडियो को दिखाइए, आप देखिए तस्वीरों में देखिए, ये कैंटीन, ये किचन हैगा राष्ट्रपति भवन का, और ये सब घुसे हुए हैं, देखिए किस तरीके लूट मार वहां। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि श्रीलंका के हालात कैसे हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति भवन का किचन ये है, और वहां पर खाना देखकर लोग बावले, एक शब्द है, इस शब्द का मैं प्रयोग करना चाहूंगा, एक तरह से कह सकते हैं कि बावले हो गए हैं, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने हालात इस तरह के थे, जिस तरह से जुबैर ने कहा कि 10 दिन से 10 परिवारों में से करीब 3 परिवार ऐसे हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि अगली बेला पर वो खाना क्या खाएंगे। तो इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जूम करके दिखाया जाए, इस वीडियो को बारीकी से दिखाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, राष्ट्रपति भवन के किचन से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, तो सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। सवाल केवल लोकतंत्र पर चोट का नहीं है, लोकतंत्र पर कुटाराघात तो ये हो ही रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को समाप्त किए हुए हैं। खाने का अभाव किस तरह से है, किस तरह से अनाज की किल्लत हो चुकी है, किस तरह से दवाओं की किल्लत हो चुकी है, इन तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी खुद ब खुद बयां हो रही है, खुद ब खुद पूरी कहानी साफ होती हुई नजर आ रही है। और इन हालात की जिम्मेदारी को लेकर के शोएब जी ने एक बड़ी बात कही थी कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनमें चीन का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा जिस तरह से रासायनिक खाद पर, फर्टिलाइजर पर बैन लगाया गया था, वो भी एक बड़ी वजह है। अब ऐसे में क्या होता है, यहां पर यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अगर फर्टिलाइजर पर बैन लगाएंगे तो इसका असर आपकी खेती पर पड़ेगा, अगर खेती पर असर पड़ेगा तो उपज कम होगी, उपज कम होगी तो आपको विदेशों से आयात करना पड़ेगा, और जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम है और आप आयात पर दूसरे देशों पर निर्भर रह रहे हैं, तो ऐसे में हालात गड़बड़ाएंगे ही, ना कि सुधरेंगे। इसके अलावा कोरोना काल का उन्होंने जिक्र किया। श्रीलंका बहुत खूबसूरत देश है, ये सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, बहुत ही खूबसूरत ये देश है। यहाँ पर अच्छे अच्छे बीचेस हैं, और यहाँ पर लोग घूमने के लिए बड़ी संख्या में विदेशों से यहाँ पर पहुंचते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात करें तो श्रीलंका पर्यटन जो है वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाता हुआ नजर आता है, बहुत अहम भूमिका पर्यटन की है। और जब कोरोना काल हुआ तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, और ऐसे में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब लोग आए नहीं श्रीलंका तो पर्यटन पर असर पड़ा, अर्थव्यवस्था पहले से ही बेपटरी थी और भी धड़ाम हो गई। लेकिन चीन का जिक्र शोएब जी ने जिस तरह से किया था, चीन की कर्ज नीति, अब डॉन का भी मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें था कि डॉन ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान के शासक प्रशासक हैं उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें श्रीलंका के हालात से सबक लेना चाहिए था। तो अपने शासक प्रशासकों को डॉन तो समझाने की कोशिश कर रहा है, चीन की कर्ज नीति को लेकर के अवगत भी करा रहा है, क्योंकि करीब मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, 10% का योगदान चीन का भी जो कर्ज दिया गया है श्रीलंका को उसमें है। इतना ही योगदान जापान का भी है अगर आप नजर डालेंगे, लेकिन जापान का जिक्र नहीं होता है, चीन का जिक्र होता है। ऐसा क्यों?
देखिए सोहन, चीन की जो कर्ज नीति है उसमें बेसिकली विस्तारवाद के जो भाव हैं वो छिपे हुए हैं, जो बहुत ही कुत्सित विचारधारा है। और उसके तहत वो सबसे पहले बात होता है कि पोर्ट एरिया का विकास करने के लिए, वो डेवलपमेंट करने के लिए और वहां पर एक बाजार क्रिएट करने के लिए सस्ते शर्तों पर लोन देता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि किया क्या कि 2 साल कोरोना में बर्बाद हुए, क्योंकि पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। जो इनकी कर्ज नीति थी, चीन उस समय बराबर कर्ज दे रहा था और ये कर्ज जो दशकों से चल रहा था वो धड़ल्ले से लेते जा रहे थे, तो उसको पे करने की तो इनकी क्षमता खत्म होती जा रही थी और वो लेते जा रहे थे। उन्होंने डेवलपमेंट किया। अब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि चीन क्यों मुश्किलों में डालता है, क्योंकि चीन जो है एक बार काम पूरा करने के बाद उसको फिर रिटर्न करने के लिए कहता है, और जब आप रिटर्न करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो फिर उस स्थान का जहां वो डेवलप कर रहा होता है उसका आंतरिक शासन प्रशासन वो खुद चलाने लगता है। और बड़ी वजह यह भी है ना कि अब क्या हुआ कि चीन से आपने कर्ज ले लिया, आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, आपने आईएमएफ से आपने लोन लिया चीन को चुकाने के लिए। इसमें क्या हुआ कि आपके पास आपकी जो परियोजनाएं हैं उनसे भी आपने अपना नियंत्रण खो दिया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है वो कर्ज के बोझ तले इतना दब गया और विदेशी मुद्रा भंडार इतना नीचे आ गया कि वो 70% कम हो गया। अब एक सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि श्रीलंका के पास विकल्प क्या है, क्योंकि अब जो संभावना है वो सर्वदलीय सरकार बनने की और अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। जो स्पीकर हैं वो अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद 1 महीने तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे, 1 महीने में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। अब ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात भी हो रही है, लेकिन आप मंत्रालय बांट देंगे सर्वदलीय सरकार में, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरी समझ से अभी परे हैं। मेरी समझ से परे इसलिए हैं क्योंकि अभी श्रीलंका अपने आप से इतना मजबूत नहीं है, और जहां तक मैं समझ रहा हूं श्रीलंका के लिए विदेशी मदद बेहद जरूरी है, चाहे बात पड़ोसी देशों की हो, चाहे बात वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की हो, आईएमएफ की हो, अमेरिका की हो। और ऐसे में क्या होता है कि अब चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश श्रीलंका को मोहरा बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है प्रतिद्वंदिता की वो उसका जो मोहरा है वो श्रीलंका भी बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जो भारत है, भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि भारत ने कर्ज देने की जो है अपनी तरफ से कहा भी है कि हम आपको इस क्षेत्र के लिए इतना कर्ज देंगे। तो ऐसे में भारत की भूमिका कितनी अहम है, और श्रीलंका जिस तरह से चीन का मोहरा बना किसी और का मोहरा ना बने, इसके लिए श्रीलंका को किस तरह से कदम उठाने होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत सहित बांग्लादेश, कम से कम एशिया में जो उसके अगल बगल के देश हैं, इनके साथ बहुत बेहतर संबंध कायम करना होगा। पर्यटन को लेकर के जो भारत या बांग्लादेश या कुछ और देशों की जो नीति है उसके साथ श्रीलंका को कनेक्ट करना होगा। श्रीलंका की सरकार को इन लोगों के साथ जुड़ना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भारत आता है तो श्रीलंका भी जाए, या बांग्लादेश आता है तो वहां भी जाए। हर एक सेक्टर में श्रीलंका को सहयोग पहुंचाया जा सकता है और उसको लीड करेगा भारत। ये आने वाले समय में आप देखिएगा सोहन। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संगठन अगर विदेशी मुद्रा भंडार उनका बढ़ाने के लिए या उनको कर्ज देगा, आईएमएफ भी देगा, तो उसमें इन सभी देशों को मिलकर के श्रीलंका के साथ खड़ा होना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर जब ये सब खड़े हो जाएंगे तो इनकी जो साख गिर गई है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार इनके पास बहुत कम है और इनका जो अपना जो मुद्रा का इनका स्तर है वो बहुत लोएस्ट मोड पे चला गया है, तो इसकी साख बढ़ाने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि बराबर आप चीन पे सवाल कर रहे हैं, हम्बनटोटा एक बंदरगाह है जिसका विस्तार करना था और जिसका विकास करना था, उस हम्बनटोटा को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। अब भारत के साथ ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ऐसे में जिस पड़ोसी का वो सहयोग पहले से ही कर रहा है वो और अच्छे तरीके से करेगा। और आने वाले समय में, चूंकि सोहन एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम एवी स्टार न्यूज पर हम लोग कर रहे हैं, और वो ये है कि भारत अब साख बढ़ाने के लिए श्रीलंका के सरकार को बैक से मदद देगा, भारत उसके साख से अपने आप को जोड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जैसा कि अभी सहयोगी सपना बता रही थी कि स्पीकर पर बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब रानिल विक्रमसिंघे भी अब ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये नहीं कि वो डर गए, क्योंकि उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एक अनुभव के साथ अब कोई भी उस देश में जहां की साख गिर गई हो, मुद्रा का स्तर गिर गया हो, लोगों में आक्रोश इतना हो, बिना विपक्ष को या उन संगठनों को जो जनता के साथ हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको साथ लिए हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, तब तक वहां पर शांति नहीं आ सकती। और इसी की मांग सोहन वहां पर हो रही है और ऐसा होगा। और ये सभी जो भी अगला कार्यवाहक
होगा प्रधान, वो भारत के साथ सबसे पहले संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा सोहन, क्योंकि भारत की साख का बहुत बड़ा महत्व है और इसी से आपको लग जाएगा कि भारत वास्तव में एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत के साथ सहयोग बढ़ाने एक तरह से कहेंगे कि श्रीलंका की जरूरत भी है। अगर कल हम जब जापान के मुद्दे पर चर्चा करें तो हमने सांस्कृतिक विरासतों की बात की थी, संस्कृति के मेलजोल की बात की थी, किस तरह से दो देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और भारत और जापान की जब बात करें तो संस्कृति की बात आ रही थी। श्रीलंका में भी वो सांस्कृतिक विरासतें देखने को मिलती हैं और भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो साउथ का भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उससे कहीं ना कहीं श्रीलंका की संस्कृति मेल खाती हुई भी नजर आती है। रामायण का जिक्र वहाँ पर भी होता है। फर्क ये है कि वहाँ पर कई लोग रावण को पूजते भी हैं और भारत में भी कई जगहों पर रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रावण भी एक महान पंडितों में उनका नाम शुमार आता था, ज्ञान का भंडार उन्हें भी माना जाता था। तो संस्कृति के मोर्चे पर मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब सांस्कृतिक धरोहरों की बात आती है, सांस्कृतिक चीज़ों की का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। संस्कृति के लिहाज से देखें, केवल भारत ही नहीं, जापान भी कहीं ना कहीं श्रीलंका की मदद के लिए आगे आएगा। अब संस्कृति के मोर्चे पर ये मेल होता हुआ कैसे नजर आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर कोई पर्यटक आता है, भारत आता है, तो वो श्रीलंका भी जाए। जिस तरह के हालात अभी हैं ऐसे में तो कोई नहीं जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी कहीं ना कहीं जो सर्वदलीय सरकार बनेगी उसका इस प्रदर्शन को खत्म करना होगा। अब प्रदर्शन आप तभी खत्म कर पाएंगे जब आप जनता की जरूरतें पूरी कर पाएंगे, आप स्कूल खोल पाएंगे। अभी आपके पास उतना कर्ज है नहीं और आप कर्ज लेने की स्थिति में है नहीं। अगर आप सच्चाई को देखें, सच्चाई को परखें, तो कर्ज लेने की स्थिति में है नहीं। तो अब जल्दी से कर्ज मिल पाए श्रीलंका को, उसके लिए कौन से वो बड़े कारण हो सकते हैं कि श्रीलंका जल्दी से कर्ज ले पाए? और क्या कुछ वो वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से, वजहें तो खैर बहुत बड़ी हैं, लेकिन आईएमएफ को भी लगे कि श्रीलंका बाद में हमारा कर्ज लौटा पाएगा? उन वजहों मुझे ऐसा लगता है सोहन, और ऐसा होगा कि भारत की कोशिशें होंगी और श्रीलंका सरकार की अपनी कोशिशें होंगी, क्योंकि इसमें लॉबिंग का बड़ा महत्व है। गल्फ के देशों से भी बहुत तगड़े से संपर्क करना होगा, क्योंकि देखिए वहां पर क्रूड ऑयल की समस्या है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा चीन पर वो निर्भर हो रहा था श्रीलंका। मुझे ऐसा लगता है कि गल्फ के देशों में भी एक लॉबिंग करने की जो कोशिश करेगा उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरा ऐसा मानना है कि श्रीलंका अगर भारत के साथ होते हुए, बांग्लादेश जैसे देशों का साथ लेते हुए, जापान और गल्फ के देशों से उनके राजनयिक प्रयासों के तहत अगर वो बात आगे बढ़ेगी तो आईएमएफ पर भी एक नैतिक दबाव होगा, क्योंकि आईएमएफ आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ी संस्था है, इस तरह से दबाव में नहीं आते। लेकिन अगर इनके साथ जुड़ जाएंगे श्रीलंका के साथ, तो वहां पर आसानी से आसान शर्तों पर, क्योंकि उसके शर्तें होती हैं, आसान शर्तों पर किस्तें कई किस्तों में या लंबे किस्तों के लिए उनको लोनिंग हो जाएगी। और लोनिंग के तहत सबसे बड़ी बात है कि क्रूड ऑयल उनको मिले, और दूसरी चीज उनके यहाँ के जो रोजमर्रा की चीजें हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनके लिए भी सप्लाई का जो चेन है ना, वो ज्यादा प्रभावी बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर भारत और इस तरह के देश जो है वो प्रभावी रूप से श्रीलंका के साथ गठजोड़ करेंगे, क्योंकि चीन की मक्कारी सोहन आप जानते हैं, चीन भी झुकेगा। और चीन इस स्थिति में है कि अगर थोड़ा सा वो इस तरह के मिलते सहयोग को अगर देख लेगा तो वो भी अपनी कई शर्तें आसान कर देगा, और उन स्थितियों में फिर श्रीलंका की सुधार की गुंजाइश बन जाती है। अच्छा, विदेशी मदद की बात हम लगातार कर रहे हैं, विदेश से किस तरह की मदद मिल सकती है उसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इन बातों पर भी जिक्र करना बेहद जरूरी है कि अब आगे श्रीलंका अपने बूते कैसे खड़ा हो सकता है। उसके लिए सर्वदलीय अगर सरकार बनती है तो उस सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, ये तो जग जाहिर है। क्या आपको लगता है कि फर्टिलाइजर बैन और पर्यटन के क्षेत्र में कुछ बड़े डिसीजन सर्वदलीय सरकार बनने के बाद लिए जा सकते हैं तुरंत? देखिए, कृषि एक मूल समस्या है और साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो कृषि को नकार नहीं सकते। और आप देखें सोहन कि जिस कोरोना काल में हमारे सारे सेक्टर्स गिर गए थे, कृषि की स्थिति बेहतर हुई थी, आधिकारिक प्रमाण है। तो ऐसे में श्रीलंका ने अगर फर्टिलाइजर्स पर, कितने वहां के सरकार ने इस तरह से निर्णय लिए और आयात बंद कर दिया, तो अब हो सकता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्टिलाइजर्स को डेवलप करने के लिए, वहां पे उत्पाद
बढ़ाने के लिए श्रीलंका कुछ देशों से ये मदद मांग सकता है कि भाई हमारे यहाँ भी इस तरह से आप इन्वेस्ट करिए कि यहीं पे फर्टिलाइजर्स का उत्पादन हो। तो ये क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत कर सकता है। सोनम, आप न भूलें कि वहां के प्रति व्यक्ति आय एक समय कितनी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उनकी अपनी नीतियों के कारण और कुछ वहां के राष्ट्रपतियों के फैसलों के कारण ये स्थिति हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही बात कि रोजमर्रा के जीवन खाने पीने के वस्तुएं तभी कम हो सकती हैं जब आप क्रूड ऑयल पर वो कम करेंगे, ज्यादा वहां उसकी उपलब्धता होगी। अभी राशनिंग के तहत भी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी चीज, कृषकों की जो आम समस्याएं हैं वो तुरंत उसको एड्रेस किया जाए और इसके लिए भी कर्ज मिल सकता है। तो अब कहीं ना कहीं श्रीलंका में बात सर्वदलीय सरकार की हो रही है, लेकिन बात साथ ही साथ में ये भी हो रही है कि आखिर श्रीलंका के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, और अगर सर्वदलीय सरकार बनती है तो क्या वो जनता, उस जनता को जो दाने दाने की मोहताज नजर आ रही है, उस जनता की जरूरतें पूरी कर पाएगी। बड़ा सवाल है कि जब सर्वदलीय सरकार बनेगी तो उस सरकार में कौन से ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो जनता के लिए प्रभावशाली साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, उस प्रदर्शन पर ब्रेक लगना बेहद जरूरी है। जब उस प्रदर्शन पर ब्रेक लगेगा तभी श्रीलंका में विकास के नए आयामों को छूने की ताकत आ पाएगी, और उस प्रदर्शन पर ब्रेक तभी लगेगा जब सरकार ऐसी बनेगी जो जनता को यह भरोसा दिला सके कि आपकी रोजी रोटी पर सरकार खतरा नहीं आने देगी। देखना दिलचस्प होगा कि जब सर्वदलीय सरकार बनेगी तो उसके बाद किस तरह के फैसले सर्वदलीय सरकार बनने के बाद लिए जाते हैं, ताकि जो श्रीलंका आज बेपटरी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नजर आ रहा है दोबारा पटरी पर लौट सके। श्रीलंका से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।